हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम मराठा अंपायर के एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे। इसके पहले हमने मुगल्स को कंप्लीट कर लिया था और जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको भी हमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए। एनसीईआरटी का एमसीक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी जब हम बुक पढ़ते हैं, जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं और प्रिपरेशन फेज में आते हैं, तो हम एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा जो लाइन होता है वो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। तो इन चीज़ों की क्लैरिटी हमें कहाँ से मिलती है? इन चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। और एनसीईआरटी आपको पता है ऑथेंटिक वो तो बुक होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, यूपीएससी बीपीएससी सारे स्टेट पीसीएस में इनफैक्ट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक भी करवाए हैं घटना चक्र के, जहाँ पे सारे स्टेट के जितने सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उनमें वो क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ज़रूर बनाएं, इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कितने रिटेन कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एमसीक्यू सीरीज लगा रहे हैं तो इसके बाद जाके बुक्स को ज़रूर पढ़ें, तब आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ गेन किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू द राइज ऑफ मराठा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? शाहजी भोसले एक्टेड एज अ किंग मेकर इन द अहमदनगर एंड joined the services of Bijapur. He tried to set up an semi-independent principality at Hyderabad. शाहजी भोसले एक्चुअली कौन है? वो है फादर ऑफ शिवाजी, और वो एक्ट करते हैं एज ए किंग मेकर ऑफ अहमदनगर और ज्वाइन करते हैं सर्विसेज ऑफ बीजापुर। ये बिल्कुल सही बात है। ही ट्राई टू सेट अप सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी एट हैदराबाद। नहीं, वो सेटअप तो करते हैं एक सेमी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी, लेकिन हैदराबाद में नहीं, बेंगलोर में। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। शाहजी भोसले जो होते हैं वो सर्व करते हैं किसके अंदर? मलिक अंबर के अंदर, जो कि एक मिनिस्टर होता है अहमद शाह ऑफ अहमदनगर का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अहमद शाह ऑफ अहमदनगर के जो मिनिस्टर है मलिक अंबर, उसको सर्व करते हैं शाहजी, जो कि पिताश्री होते हैं किनके? शिवाजी के। और उसके डेथ के बाद वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ अहमदनगर में। और 1636 एडी में जो ट्रीटी होते हैं उसके बाद वो ज्वाइन कर लेते हैं सर्विसेज ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर। वो सेटअप करने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपलिटी एट बेंगलोर, और बट वो इसको कंप्लीट करने में सफल नहीं होते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी रिसीव जागीर ऑफ कोल्हापुर फ्रॉम हिज फादर शाहजी। दादाजी कोंडदेव एक्टेड एज शिवाजी गार्जियन। ही कनकेड कोंडेना फोर्ट फ्रॉम द मराठा चीफ चंद्रराव मौर्य। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि वो रिसीव तो करते हैं जागीर को, लेकिन कोल्हापुर का नहीं, पूना का। पूना का जो जागीर होता है वो रिसीव करते हैं वो अपने पिताजी से, ये बिल्कुल सही बात है। दादाजी कोंडेव एक्ट एज ए शिवाजी गार्जियन, ये भी बिल्कुल सही बात है। ही कनकर्ड कोंडेना फोर्ट फ्रॉम द मराठा चीफ चंद्रराव मौर्य, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जावली का जो किंगडम होता है वो कनकर करते हैं किससे? मराठा चीफ जो चंद्रराव मौर्य होता है। तो कोंडेना फोर्ट नहीं, जावली किंगडम को वो क्या करते हैं? कनकर करते हैं 1656 एडी में, और कनकेस्ट करते हैं जावली किंगडम और मेड हिम अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ कोंकण रीजन। तो वो वहां के क्या अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाते हैं कोंकण रीजन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द कमांडर हु सेंट बाय सुल्तान ऑफ बीजापुर फॉर रिप्रेशन ऑफ शिवाजी इन 1659 एडी में? तो सुल्तान ऑफ बीजापुर के द्वारा किसको सेंड किया जाता है एज ए कमांडर के रूप में रिप्रेस करने के लिए शिवाजी को 1659 एडी में? तो वो कौन है? इनायत खान, शाइस्ता खान, अफजल खान और शाहिद खान। तो एक्चुअली उसका नाम है अफजल खान, जो जाता है रिप्रेस करने के लिए शिवाजी को। और इसके लिए वो क्या करता है कि वो एक इनविटेशन सेंड करता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। शिवाजी को लग जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, और वो क्या करते हैं? मर्डर कर देते हैं अफजल खान को 1659 एडी में। और यही तो होता है लीडरशिप ना, कि आपको पता होता है कि कौन आपको मतलब आपसे पार्डनिंग कर सकता है, ये कर ट्रैप कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है, और उनको ये फील हो गया था कि उनको ये इनविटेशन जो दिया जा रहा है पार्डनिंग के लिए, वो एक्चुअली उनको ट्रैप किया जा रहा है, और इस तरीके से वो उसको मार देते हैं 1659 एडी में। और शिवाजी जो होता है अपने आर्मी को क्या करते हैं? बोलते हैं कैप्चर करने के लिए जितने सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, उनको
कैप्चर करने के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिवाजी एंड शाइस्ता खान। तो शिवाजी और शाइस्ता खान के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो शाइस्ता खान ऑक्युपाइड पूना इन 1660 AD. Shaista Khan was sent by ruler of Golconda. Shaista Khan plundered the Maratha territory and forced Shivaji to take shelter at Khandesh and none of the above. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो शाइस्ता खान जो है ऑक्युपाई करता है पूना को इन 1660 AD में, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही बात है। देख लेते हैं अब हमारा एक्सप्लेनेशन में। तो शाइस्ता खान कौन होता है? शाइस्ता खान एक्चुअली अपॉइंट किया जाता है जो मुगल रूलर होता है औरंगजेब, उसके लिए, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है क्रश करना शिवाजी को। और जब शिवाजी ऑक्युपाई करते हैं, मतलब ऑक्युपाई करने के जाते हैं दक्कन को, तो शाइस्ता खान को अपॉइंट किया जाता है बंगाल से दक्कन का गवर्नर, किसके द्वारा? औरंगजेब, क्योंकि वो क्रश कर सके शिवाजी को। ठीक है, लेकिन जैसे ही शिवाजी जो है मराठा टेरिटरी को प्लंडर करते हैं, शिवाजी शेल्टर नहीं लेते हैं खानदेश में, और शाइस्ता खान जो है वो ऑक्युपाई कर लेता है पुणे को, और शिवाजी जो होते हैं वो कोंकण रीजन में होते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट वाज साइंड बिटवीन जयसिंह एंड शिवाजी इन 1665 AD. As per the treaty, Shivaji gave 23 forts out of 35 to Mughals. A mansab of 5,000 was granted to his son Sambhaji. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हाँ, ये साइन तो हुआ था जयसिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में। जयसिंह जो था वो मुगल्स के द्वारा भेजा गया था। As per the treaty, शिवाजी gave 23 फोर्ट्स आउट ऑफ 35। तो हाँ, शिवाजी ने 23 फोर्ट्स दे दिया था 35 फोर्ट में से, किसको? मुगल्स को। ये भी बिल्कुल सही बात है। मनसब ऑफ 5,000 वाज ग्रांटेड टू हिज सन संभाजी, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस मनसब के बारे में आपको पता होगा कि मनसबदारी से जो सिस्टम था वो स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था जिसके दो पार्ट थे, जात और सवार। जात जो होता था एक पर्सनल रैंक होता था, और सवार जो होता था कैवेलरी मैन होता था, कैवेलरी मैन को डिफाइन करता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि जो जयसिंह है वो कहाँ, किसके साइड से था? वो मुगल्स के द्वारा भेजा गया था, और उनके बीच में होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। एक्चुअली क्या होता है कि जो शिवाजी होते हैं वो प्लंडर करते हैं किसको? सूरत को 1664 AD में, और उसी के बाद जो अंबेर का जो जयसिंह होता है वो भेजा जाता है मुगल एम्परर के द्वारा शिवाजी को डिफीट करने के लिए, और जयसिंह जो है वो सीज कर लेता है किसको? पुरंदर फोर्ट को, जो कि मजबूर कर देते हैं साइन करने के लिए ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी और जयसिंह के बीच में। और इसी में 23 फोर्ट्स जो होता है वो शिवाजी को देना पड़ता है मुगल्स को, और शिवाजी के बेटे शाहजी को, संभाजी को, शाहजी भोसले उनके पिताजी का नाम था, संभाजी उनके पुत्र का नाम था, उनको ग्रांट किया जाता है मनसब ऑफ 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, Which among the following statement about the Shivaji are incorrect? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द शिवाजी? On the assurance of Jaisingh, he visited Agra with an intent to attain Hindavi Swaraj. Shivaji met Mughal Emperor Aurangzeb. He did not pay much attention on the development of trade. All of the above. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बताना है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि वो जयसिंह के इन्विटेशन पे आगरा विजिट करते हैं, लेकिन उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। आगरा का जो इंपीरियल कोर्ट होता है वहाँ पे उनको डिसरिस्पेक्ट हो, और इसी एटीट्यूड की वजह से वो क्या कर लेते हैं, मतलब इसी की वजह से वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको क्या कर लिया, इम्प्रिजन कर लिया जाता है मुगल्स के द्वारा, लेकिन वो भागने में सफल हो जाते हैं। विथ एन इंटेंट टू अटेन हिंदवी स्वराज शिवाजी मेट मुगल, पर नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, ही डिड नॉट पे मच अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये सब आपको ध्यान रखना है। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर वाज शिवाजी फॉर्मली क्राउन्ड एज छत्रपति। अगर हम ऑप्शन को देखो तो हमें लगे कि या तो पूना होगा या तो कोल्हापुर होगा, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो होगा रायगढ़। शिवाजी को क्राउन किया जाता है फॉर्मली कहाँ पे? छत्रपति, एज ए छत्रपति के रूप में रायगढ़ फोर्ट में। और वो उनके जो प्रीस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं गंगा भट्ट। 1674 AD में, मतलब 1674 AD में उनको क्या किया जाता है? क्राउन किया जाता है। और इसके बाद जो शिवाजी होते हैं वो डिक्लेयर किया जाते हैं हायर क्षत्रिय के रूप में।
और वो पावरफुल मराठा चिफ्स हो जाते हैं। इससे जो उनकी जो उपाधि होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है मराठास के बीच में, ठीक है। उनका जो मतलब अहमियत होता है, पेडिस्टल जो होता है वो काफ़ी हायर हो जाता है। और उसके बाद वो अपनी लाइफ का एक न्यू जर्नी जो होता है एज ए मराठा चीफ के रूप में स्टार्ट कर देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते, इन विच सिटी वॉज शिवाजी कैप्टिव व्हेन द एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ मुगल। तो जब वो मुगल्स की कस्टडी से शिवाजी जाते हैं तो किस सिटी में वो कैप्टिव रहते हैं? ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, कानपुर। तो शिवाजी को कैप्टिव कहाँ में रहता है? आगरा में। हमने देखा था कि आगरा वो जाते हैं जय सिंह के बुलाने पे, लेकिन उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको क्या करें, इम्प्रिजन कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो सफल होते हैं वहाँ से एस्केप करने में, ठीक है। ये सब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। और उनके इंसल्ट होते हैं व्हेन ही वाज केप्ट कैटेगरी ऑफ मनसबदार ऑफ 5000। उनको मनसबदार जो होते थे, जो 5000 रैंक के उस पे हो रहते थे, इसी कैटेगरी में उनको रखा जाता है और इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है और वो निकलने की कोशिश, लेकिन उनको क्या कर लिया जाता है, इम्प्रिजन कर लिया जाता है। लेकिन वो वहाँ से एस्केप कर जाते हैं 1666 AD में। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 9th नंबर क्वेश्चन, संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब on being rebel and infidel. Execution of Sambhaji helped in curbing the rebellion among Marathas. And third, after execution of Sambhaji, Mughal attacked Raja Ram. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड बाय मुगल। संभाजी कौन थे? शिवाजी के पुत्र थे, जिनको 5000 का रैंक भी दिया गया था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 का। तो संभाजी को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है मुगल एम्परर के औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि वो रिबेल और इन्फिडेल होते हैं, इसलिए उनको ये बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूशन संभाजी हेल्प इन कर्बिंग द रिबेलियन एमंग द मराठा, बिल्कुल गलत बात है। कैसे करेगा हेल्प? ऑब्वियसली बढ़ाएगा ना। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ संभाजी मुगल्स अटैक राजा राम, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, स्टेटमेंट जो 1 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि संभाजी हैं वो सक्सेसर होते हैं शिवाजी के, यानी उनका पुत्र ही हैं वो, और वो शेल्टर देते हैं टू रिबेल सन ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब को, जिनका नाम होता है प्रिंस अकबर, यानी अकबर टू भी कहते हैं। और जैसे ही बैटल ऑफ संगमेश्वर होता है, जो कि होता है किसके, संभाजी और मुगल फोर्स के बीच में होते हैं, और इसमें जो है संभाजी का डिफीट हो जाता है, संभाजी हार जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, उनको एग्जीक्यूट कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, क्योंकि वो रिबेल और इनफिडेल की तरह बिहेव करते 1689 में रहता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ संभाजी मुगल जो है वो अटैक कर देते राजा राम पे, जो कि सक्सेसर होते हैं संभाजी के, और एग्जीक्यूशन जो संभाजी को वो अराउज कर देता है रिबेलियन एमंग द मराठास, ये आपको ध्यान में रखना है। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शाहजी। शाहजी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? साहूजी वाज गिवन द टाइटल ऑफ राजा एंड द मनसब ऑफ 7000। ही वाज रिलीज्ड by the Mughal Emperor Aurangzeb, both A and B, none of the above। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि वो उनको टाइटल दे जाता है राजा का, एंड द मनसब दे जाता है 7000 का। तो उनको टाइटल किसका मिलता है? राजा का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 7000 का मनसब भी उनका। ही वॉज रिलीज बाई द मुगल एम्परर, और नहीं औरंगजेब के द्वारा नहीं, ऑब्वियसली जुल्फिकार जो होते हैं, जो लेटर मुगल्स होते हैं, उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। और जुल्फिकार एक्चुअली वो मुगल्स भी मतलब लेटर मुगल के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो साहूजी कौन होते हैं? साहूजी होते हैं संभाजी के पुत्र। संभाजी कौन होते हैं? शिवाजी के पुत्र। उनको कैप्चर कर लिया जाता है मुगल फोर्स के द्वारा 17 से उनके माँ के साथ, ठीक है। मुगल एम्परर जो औरंगजेब होते हैं वो चाहते हैं पीस विथ मराठा, और वो मनसब भी देते हैं किसको? जो साहूजी होते हैं उनको 7000 का मनसब भी कहते हैं। और इसी बीच में जो औरंगजेब की होती है उनकी डेथ हो जाती है और उनको रिलीज किया जाता है जुल्फिकार खान के द्वारा। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग मराठा रूलर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें बताना है कि मराठा रूलर उनके करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बताना है। तो है यहाँ पे साहू, राजाराम और संभाजी। तो आपको पता है कि संभाजी जो है और राजाराम ये दोनों ही क्या रहे हैं, मतलब संभाजी के बाद राजाराम रहे और संभाजी के पुत्र का नाम रहा है साहू, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं संभाजी, उसके बाद आते हैं राजाराम, उसके बाद आते हैं साहू। राजाराम एक्चुअली ये शिवाजी के पुत्र होते हैं। 3, 2, 1 जो हो जाएगा हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, 3, 2, 1। राजा राम सक्सेसर होते हैं संभाजी के और उनका जो पीरियड होता है 1689 से 707 तक होता है और वो रूल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ साहू। साहू पुत्र होते हैं किसके? संभाजी के। उनका हेड क्वार्टर जो होता है वो होता है जिंजी और फ्रिक्वेंटली अटैक्ड होते हैं किसके द्वारा? मुगल्स के द्वारा, जिसकी वजह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस भागते रहते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है 1707 AD में। और ये क्या हो जाता है, इसके बाद सक्सेशन ऑफ वॉर होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे? मराठास में, क्योंकि ताराबाई जो कि रीजेंट ऑफ हर सन शिवाजी सेकेंड और उसके बाद विडो ऑफ राजा राम एंड साहू के बीच में ये वॉर ऑफ सक्सेशन हो जाता है और अल्टीमेटली साहू जो है वो विक्टोरियस होते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अष्टप्रधान। अष्टप्रधान के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अष्टदिग्गज हमने पढ़ा था किसके टाइम पे? विजयनगर एम्पायर, तुलवा डायनेस्टी के टाइम पे पढ़ा था, ठीक है। और आज पढ़ेंगे हम अष्टप्रधान के बारे में। तो ध्यान रखें अष्टप्रधान मराठा से बिलोंग करते हैं, जबकि अष्टदिग्गज वो तुलवा डायनेस्टी मतलब विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। तो इट वॉज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर क्रिएटेड बाय शिवाजी फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसल्टेशन। Shivaji was bound to accept the recommendation of his council. Every minister was the chief of his own department, and all the ministers held military commands besides their civil duties. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो इट वॉज अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, इसीलिए तो नाम पड़ा है ना अष्टदिग्गज। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? शिवाजी के द्वारा स्टार्ट किया था फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसल्टेशन के लिए। बिल्कुल सही बात है। और शिवाजी बाउंड टू एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस काउंसिल, ये तो मतलब इनकरेक्ट है स्टेटमेंट प्रतीत होता है। अभी भी हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बट जो गवर्नमेंट है वो बाउंड नहीं होती है। एवरी मिनिस्टर वॉज चीफ ऑफ इट्स ओन डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। ऑल द मिनिस्टर हेल्ड मिलिट्री कमांड्स बिसाइड्स देयर सिविल ड्यूटीज, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट है 1 और 3, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसके स्टेटमेंट जो है अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी बिकॉज शिवाजी वॉज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर के लिए वो बाउंड नहीं थे और वो मैंडेटरी भी नहीं था कि जो मिनिस्ट्री होल्ड करेंगे मिलिट्री कमांड्स को सिविल ड्यूटीज के अलावा। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शिवाजी मिलिट्री एक्सपर्टीज। तो शिवाजी की मिलिट्री एक्सपर्टीज के रिगार्डिंग हम बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ही वॉज मास्टर इन गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड स्विफ्ट कैवलरी वॉरफेयर, बिल्कुल सही बात है। ही हैड बिल्ट अ सीरीज ऑफ फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑन द टेबल माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न डेक्कन, ये भी बिल्कुल टेबल माउंटेन आपको पता है डेक्कन वाले रीजन में मिलते हैं। एक्चुअली क्या है, वोल्केनिक इरप्शन से होना है, तो पहले ऐसा था फिर ऐसे, जैसे जैसे इरप्शन हो गया धीरे धीरे तो इनका जो विस्कोसिटी होता है वो विस्कोसिटी लो होने के कारण ये फैलता गया और इसके ऊपर जो है फिर ये इसके ऊपर जो है, तो ऐसे टेबल लैंड कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये आपको साउथ इंडिया में यानी डेक्कन वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो ही हैड बिल्ट अ सीरीज ऑफ फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द टेबल माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न डेक्कन। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि जो शिवाजी थे वो मिलिट्री में काफ़ी एक्सपर्टीज थे और वो मास्टर थे गुरिल्ला टैक्टिक्स थे, ये आपको ध्यान रखना है। और स्विफ्ट कैवलरी वॉरफेयर में भी वो काफ़ी मास्टर, रफ टेरेन जो था कोंकण रीजन का वो उनको हेल्प किया था एग्जीक्यूट करने के लिए गुरिल्ला टैक्टिक्स को, ठीक है। और गुरिल्ला टैक्टिक्स की वजह से वो उनको मतलब जो मराठा जो फोर्सेस होती थी उनको हराना थोड़ा सा टफ हो जाता था किसी भी राइवल्स के लिए। और बिल्ड किए थे वो फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ पे? टेबल माउंटेन, जो कि कहाँ पे मिलता है हमें देखने को? वेस्टर्न डेक्कन वाले रीजन में। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन शिवाजी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ वाकिया नवीस। ओके, वाकिया नवीस का क्या रोल हुआ करता था शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, हमें बताना है। To check and countersign all public accounts and payments to royal employee, to check intelligence, post and household affairs, to look after the correspondence of the king, to organize religious ceremonies and be the sense of public morals। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वाकिया नवीस के रिगार्डिंग सही है। तो वाकिया नवीस का ड्यूटी एक्चुअली क्या होता था? टू चेक इंटेलिजेंस, पोस्ट एंड हाउसहोल्ड अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और वाकिया नवीस जो होता था वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर था अष्टप्रधान का। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द ऑफिसर्स इन अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी। हमें बताना है यहाँ पे कौन कौन से अष्टप्रधान के पार्ट हमें बताना है। मजुमदार, दाबिर,
वकनीस और सुरनीस। हमें बताना यहाँ पे कौन कौन से पार्ट है अश्व प्रधान के, तो ये चारों ये मजूमदार, वकनीस, दाबीर और सुरनीस। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा करेक्ट। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मजूमदार एक्चुअली कौन होता था? वो होता था अकाउंटेंट होता था। दाबीर होता था मास्टर ऑफ सेरेमनीज और हेल्प करता था किसमें? फॉरेन अफेयर्स को डील करने में भी हेल्प करता था। वकनीस जिसको वाक्यानवीस भी कहते थे, वो इंटेलिजेंस पोस्ट और हाउस ऑफ होल्ड अफेयर्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। और सुरनीस जिसको सुरनवीस और चितनीस भी कहते थे, वो कॉरेस्पॉन्डेंस में हेल्प करता था किंग को। ठीक है, 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रूल। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधव राव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले जो है वो आते हैं बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद आते हैं बाजी राव, नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव, उसके बाद है माधव राव। 3 1 2 4 जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। साहू जो है उनको हमने देखा था कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन होता है जिसमें जो साहू होते हैं वो जीते जाते हैं, संभाजी के पुत्र होते हैं साहू, और वो जीत जाते हैं और उनको पेशवा बनाया जाता है। पेशवा का मतलब क्या होता है एक्चुअली? मुख्य प्रधान और चीफ मिनिस्टर। द सिस्टम ऑफ पेशवा मराठा गवर्नमेंट इवॉल्व अंडर द हिज लीडरशिप ओनली। बाजीराव जो होते हैं वो बड़े बेटे होते हैं किसके? बालाजी विश्वनाथ के, और उनको पेशवा बनाया जाता है 1720 में। तो ध्यान रखेंगे बाजीराव किसके पुत्र होते हैं? बालाजी विश्वनाथ के, और अपने पोस्ट पर रहते हैं वो 1740 तक। और उनके टाइम पे ही होता है क्या? पेशवा जो होता है वो हेड हो जाता है किसका? मराठा एम्पायर का। बालाजी बाजीराव को नाना साहिब भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कि बालाजी बाजीराव को ही नाना साहिब भी कहते हैं, जो कि पेशवा होता है 1740 से 1761। और माधव जो होते हैं वो पेशवा बनते हैं 1761 में, और 17 साल में ही उनकी डेथ हो जाती है। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एट दिस टाइम ऑफ शिवाजी द पोस्ट ऑफ सर इन नौबत वॉज रिलेटेड विथ। तो सर इन नौबत का जो पोस्ट था वो किससे रिलेटेड था शिवाजी के टाइम पे? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एक्चुअली बिलोंग करता था सर इन नौबत मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि शिवाजी के टाइम पे था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, और ये भी एक पार्ट था किसका? अष्ट प्रधान का। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पग इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वॉज। तो पग क्या था मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में? तो इंडिपेंडेंट सोल्जर, स्टेट डिपेंडेंट सोल्जर, प्रोफेशनल सोल्जर, सोल्जर्स ऑफ अदर कंट्री। तो पग कौन थे? तो मेनली स्टेट डिपेंडेंट सोल्जर्स हुआ करते थे जिनको पग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, और वो हाईली रिलायबल होते थे क्योंकि वो डायरेक्टली रूल करते थे, सर्विस करते थे किसको? रूलर को। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास। तो मराठास के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? करेक्ट नहीं है एक्चुअली। तो हवलदार वेर सुपरवाइज्ड बाय सिहार। सरंजम वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो हवलदार सुपरवाइज नहीं करता था एक्चुअली, सिहादार सिहार जो था वो सुपरवाइज करता था हवलदार को। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो मतलब सिहार सुपरवाइज होता था हवलदार के द्वारा, मतलब इसके अपोजिट में होगा। सरंजम वॉज नॉट एसोसिएटेड द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा। बिल्कुल सरंजम जो था वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से ही बिलोंग करता था। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सरंजम जो है वो बिलोंग करता है, एसोसिएटेड था किससे? मिलिट्री से, जो कि एक रेवेन्यू एजेंट था। ठीक है, और इसको सरंजामी सिस्टम भी कहते हैं। और जो सिहार जो होता था वो सुपरवाइज होता था हवलदार के द्वारा, ना कि हवलदार जो था वो सुपरवाइज होता था सिहार के द्वारा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा व्हाट वाज चौथ। चौथ क्या होता था? रिलीजियस टैक्स लेविड बाय द साहू जी, टोटल टैक्स लेविड बाय द शिवाजी, इरिगेशन टैक्स लेविड बाय द राजाराम, or levy on neighboring territories by Shivaji, which was 1/4 of the land revenue in lieu of protection against the Maratha invasion. तो ये एक्चुअली क्या होता था? ये प्रोटेक्शन मतलब एक टाइप का ना, मतलब मराठा के इन्वेजन को रोकने के लिए ये 1/4 जो है वो लैंड रेवेन्यू दिया जाता था जो नेबरिंग टेरिटरीज होती थी। ठीक है, तो ये एक टाइप का टैक्स होता था और ये प्रोटेक्ट करता था। अगर वो टैक्स देते रहेंगे तो मराठा इन्वेजन नहीं होगा, अगर टैक्स नहीं देंगे तो मराठा इन्वेजन होगा। ठीक है,
और सरदेशमुखी जो क्या होता था, एडिशनल लेवी होता था, 10% डिमांडेड फ्रॉम द एरिया आउटसाइड फ्रॉम द किंगडम। तो ये दोनों ही आप ध्यान रखेंगे, सरदेशमुखी और चौथ 1/4 होता था, सरदेशमुखी 1/10 होता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और आज हमारा जो मराठा एम्पायर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।